Assalamu alaikum, dear students. Welcome once again to this online lecture on revising, proofreading, and publishing. In today's lecture, I will be telling you something about the writing process, about the steps of writing. Okay? And my focus will be on revising, proofreading, and publishing. So there are basically 5 steps of writing. Although every writer follows his or her own writing process, often the process is a routine that comes naturally and is not a step-by-step guide to which writer refer. देखें, जो मुसन्निफ होता है, हर मुसन्निफ का अपना लिखने का एक अंदाज होता है, और कुछ राइटर जो हैं, कुछ मुसन्निफीन जो हैं, अपने लिखने के अंदाज से आगाह होते हैं, कुछ नहीं होते। अगर आप अपने लिखने के अंदाज से आगाह होंगे तो जब आप कोई भी चीज़ लिख रहे होंगे तो फिर आपको लिखना आसान होगा। अब 5 स्टेप्स हैं जो कोई भी राइटर जब कोई चीज़ लिखता है तो वो उसमें से गुजरता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग इस बात से आगाह होते हैं और कुछ लोगों के लिए ये इस कदर आम सी बात होती है, लिखना इस कदर आम सी बात होती है कि वो इससे आगाह ही नहीं होते और कुछ स्टेप्स पर बहुत ही कम वक्त लगाते हैं। आइए देखते हैं कि वो स्टेप्स हैं कौन से। तो उसमें प्री राइटिंग है, ड्राफ्टिंग है, रिवाइजिंग है, एडिटिंग है एंड पब्लिशिंग है। आप देखें कि ये तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है, यानी ये सीढ़ियों की तरह है। ये मुमकिन नहीं है कि आप अगर तीसरी सीढ़ी पर जाना चाहें तो आप पहली सीढ़ी पे से ना गुजरें। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है कि आप पहली सीढ़ी पर कदम रखें और दूसरी पर कदम रखने की बजाय अचानक तीसरी पर कदम रख लें और दूसरी सीढ़ी को छोड़ दें, लेकिन बहरहाल इसमें दिक्कत है। अगर आप इन स्टेप्स को छोड़कर, एक स्टेप को छोड़कर दूसरे पर चढ़ते जाएंगे, अगले स्टेप पर चढ़ते जाएंगे, तो आप सीढ़ियां तो अबूर कर लेंगे, लेकिन हो सकता है इस सीढ़ियां चढ़ने के अमल के दौरान आपकी टांग पर कोई जख्म आ जाए। तो मुनासिब यही मालूम होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ें। तो राइटिंग भी इसी तरह का एक प्रोसेस है, सीढ़ियों की मानिंद है। यानी पहले एक सीढ़ी है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, फिर पांचवी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें प्री राइटिंग का है। प्री कहते हैं पहले को, और राइटिंग यानी ये लिखने से पहले का एक स्टेप है। इसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, यानी आइडियाज को जनरेट करते हैं। आप इसमें नोट टेक भी कर सकते हैं, आप इसमें मवाद इकट्ठा करने के लिए दूसरों से बातचीत भी कर सकते हैं, आप सोच भी सकते हैं, आप चीज़ों की आउटलाइन भी बना सकते हैं, आप दीगर मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्री राइटिंग के प्रोसेस हैं और हर अच्छा लिखारी जो है वो कुछ देर जो है वो इस चीज़ पर लगाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी चीज़ पर लिखना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप कलम उठाएं और उस पर लिखना शुरू कर दें, लेकिन दूसरा तरीका जो नहायत ही मौजू है वो ये है कि आप एक लम्हे के लिए रुकें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। लिखने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें या मवाद इकट्ठा करें या सोचें कि मैंने इस पर लिखना क्या है, कितना लिखना है, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ या मैं किसके लिए लिख रही हूँ, मैं क्यों लिख रही हूँ,
क्या मेरा मकसद लोगों को इंटरटेन करना है, इन्फॉर्म करना है, परसुएड करना है? ये लिखने के पीछे क्या मकसद है? क्या मैं अपनी ज़ाती याददाश्तें कलम बंद कर रही हूँ? क्या मैं अपने यानी दिल का हाल बयान कर रही हूँ? क्या मैं इसलिए लिख रही हूँ कि इसको कोई भी नहीं पढ़ेगा? क्या मैं आधा सफ़ा लिखना चाहती हूँ? क्या मैं किताब लिखना चाहती हूँ? क्या ये लेटर है? क्या ये ऐसे है? और अगर ये लेटर है तो जिसको मैं लेटर लिख रही हूँ उसके साथ मेरा ताल्लुक कैसा है? क्या मैं अपने बहन या भाई को ख़त लिख रही हूँ, या मैं अपने बॉस को ख़त लिख रही हूँ, या ऐसे शख्स को ख़त लिख रही हूँ जिसको मैं जानती नहीं? तो ये सारी चीज़ें प्री राइटिंग में आती हैं। आपको प्री राइटिंग में अपने आप से ये सवाल करने पड़ते हैं। फिर जो अगला स्टेप है वो ड्राफ्टिंग का है, जिसमें आप एक्चुअली लिखना शुरू करते हैं। और हर मुसन्निफ जो है वो क्या करता है, ड्राफ्टिंग के दौरान अपने जो आइडियाज़ हैं उनको लफ्ज़ों का रूप देता है, उनको जुमलों का रूप देता है, उनको पैराग्राफ्स का रूप देता है, और अपने लफ्ज़ों को, अपने ख़यालात को इस तरह लफ्ज़ों में समोता है, इस तरह फ़िक्रों में समोता है, इस तरह पैराग्राफ्स में समोता है कि पढ़ने वाला जो है, कारी जो है, उसको आसानी के साथ समझ सके। तो ये अगला जो प्रोसेस है वो ड्राफ्टिंग का प्रोसेस है। और जब ड्राफ्टिंग का प्रोसेस ख़त्म होता है तो मुसन्निफ जो है एक रफ ड्राफ्ट लिख लेता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका पहला ड्राफ्ट ही फाइनल ड्राफ्ट होता है, जिनकी पहली तहरीर ही आखिरी यानी फाइनल तहरीर होती है। अक्सर लोग पहले फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं, फिर सेकंड ड्राफ्ट लिखते हैं, फिर फाइनल ड्राफ्ट लिखते हैं। चाहे कोई बड़े से बड़ा मुसन्निफ भी हो तो वो जब भी कोई तहरीर लिखेगा, कोई नावल लिखेगा, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखेगा, कोई नज़म लिखेगा, कोई नसर लिखेगा, तो वो पहले फर्स्ट ड्राफ्ट या रफ ड्राफ्ट लिखेगा, फिर सेकंड ड्राफ्ट, फिर कहीं जाके तीसरे चौथे पर वो ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट होगा। अब अगला जो प्रोसेस है जो फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद का है वो रिवीजन और एडिटिंग का है। मैंने पहले बात की कि फर्स्ट ड्राफ्ट कभी भी फाइनल ड्राफ्ट नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट ड्राफ्ट ही फाइनल ड्राफ्ट होता है। अक्सर लोगों को रिवीजन और एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब एडिटिंग क्या है? एडिटिंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसका मकसद ये होता है कि जो कुछ आपने लिखा है उसको बेहतर किया जा सके, ताकि वो मानवी एतबार से बेहतर हो जाए, ताकि पढ़ने वाला उसको आसानी के साथ समझ सके। अगर आपका मकसद किसी को परसुएड करना है, किसी चीज़ के लिए तरगीब देना है, तो उसको रग़बत दिलाई जा सके। अगर आपका मकसद इंटरटेन करना है तो लफ्ज़ों का चुनाव ऐसा हो कि वो मुकम्मल तौर पर, कारी मुकम्मल तौर पर इंटरटेन हो। अगर आप किसी को किसी बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो लफ्ज़ों का चुनाव ऐसा हो, फ़िक्रों की तरतीब ऐसी हो कि वो मुकम्मल तौर पर मालूमात उसको हासिल हो जाए। तो एडिटिंग जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। और एडिटिंग है क्या? एडिटिंग इज अरेंजिंग। आप इसमें सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को अरेंज करते हैं। रिवाइजिंग, आप रिवाइज करते हैं। एंड प्रिपेयरिंग अ रिटन, ऑडियो और वीडियो मटेरियल फॉर फाइनल प्रोडक्शन, यूजुअली बाय अ पार्टी अदर देन क्रिएटर ऑफ द मटेरियल। इसमें एक चीज जहन में रखिए, यहाँ पर लिखा है कि यूजुअली बाय अ पार्टी अदर देन क्रिएटर ऑफ द मटेरियल। देखिए, एडिटिंग जो है वो अपने काम की आप खुद भी कर सकते हैं। आप अपने लिखे हुए मजमून को, शायरी को, किताब को, अफसाने को, नावल को खुद भी यानी
نکھار سکتے ہیں، संवार सकते हैं, लेकिन आम तौर पर ये काम कोई तीसरा शख्स करता है। और ख़ास तौर पर अगर आप ऐसी ज़ुबान में लिख रहे हैं जो आपकी मादरी ज़ुबान नहीं है, तो कहा जाता है कि आप किसी अहले ज़ुबान की खिदमत हासिल करें जो उसमें ज़ुबान व बयान की गलतियों को दुरुस्त कर सके। तो ऐसा शख्स एडिटर कहलाता है। अखबारात में बाकायदा एडिटर का एक ओहदा होता है। पब्लिशिंग कंपनीज में एडिटर के बाकायदा ओहदे होते हैं कि जब भी आप कोई किताब या कोई मुसव्विदा किसी पब्लिशिंग फर्म को भेजते हैं तो वो एडिटर उसको देखता है, उसको फ़ौरन नहीं छाप दिया जाता, बल्कि पहले वो एडिटर की टेबल पर जाता है। एडिटर आम तौर पर एक ऐसा शख्स होता है जो इल्मी एतबार से भी बुलंद होता है और उसकी लिखने की जो सलाहियत है वो भी आला होती है, क्योंकि बरसों के तजर्बे के बाद लिख लिख कर वो इस कदर माहिर बन चुका होता है कि किसी भी फनपारे को फनपारा बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। वो उसकी काट छांट करता है, कतरब्यूत करता है और उसको इस तरीके से दुरुस्त करता है ताकि उससे जो मकासिद हैं, जो मकासिद कारी, जो मकासिद लिखने वाले के जहन में हैं, वो हासिल हो सके। तो it is a stage of writing process in which a writer or editor strives to improve a draft and sometimes prepare it for publication by correcting errors and by making words and sentences clearer, more precise and effective. तो ऑब्जेक्टिव क्या है एडिटिंग के? एडिटिंग का मकसद क्या होता है कि डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ फैक्चुअल, ग्रामेटिकल एंड टाइपोग्राफिकल एरर्स, कि अगर मुसव्विदे में किसी तरह की कोई फैक्ट्स की गलती है, हकाइक की गलती है, तो उसको दूर किया जाए। मिसाल के तौर पे आप कहना चाहते हैं कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो है वो एंग्लो नॉर्मन्स और एंग्लो सैक्सन्स के यानी के दरमियान लड़ी गई, और आप कह कुछ और देते हैं, तो एडिटर जो है वो इस फैक्चुअल गलती को दूर करेगा। और अगर उसमें कोई ग्रामर की गलती है या टाइप से होने वाली गलती है तो वो एडिटर जो है उसको दुरुस्त करेगा। अगर आप अपनी काम को खुद एडिट कर रहे हैं तो आपके जिम्मे है कि आप उसकी गलतियों को दुरुस्त करें और उसको बार बार पढ़ें। और क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्सक्योर पैसेजेस, अगर उसमें कोई इबहाम है किसी जुमले में, किसी लफ्ज में, किसी पैराग्राफ में, तो आप उसको वो दूर करें, उसको काटें, छांटें। और अगर उसमें कोई अनसूटेबल पार्ट है तो आप उसको एलिमिनेट कर दें, उसको ख़त्म कर दें। और बसा औकात एडिटर जो है वो सीक्वेंसिंग को भी सही करता है कि अगर कोई पैरा पहले आना चाहिए था और वो बाद में है तो वो उसकी जगह उसको दुरुस्त जगह पर रखता है। तो ये भी एडिटर का एक काम है। जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है वो प्रूफ रीडिंग एंड पब्लिशिंग का है। अब प्रूफ रीडिंग जो है, जब आप अपना कोई काम, यानी चाहे आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको टीचर ने कोई असाइनमेंट दी है और आप टीचर को असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, तो सबमिट करवाने से पहले आप प्रूफ रीडिंग करें। अब प्रूफ रीडिंग का मकसद ये होता है कि उसमें अगर कोई स्पेलिंग की या ग्रामर की या कैपिटलाइजेशन की गलती है तो आप उसे दुरुस्त करें। इसके लिए बहुत आसानियां हो गई अब कि ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं। आपने कोई चीज़ अगर MS ऑफिस में लिखी है, MS वर्ड में लिखी है, तो वो स्पेल चेक जो है ऑटोमेटिकली उसको यानी दुरुस्त कर देते हैं, वो जाहिर कर देते हैं कि ये चीज़ आपने गलत लिखी है और आप उसको दुरुस्त कर देते हैं। याद रखिए कि
آپ کے خیالات جتنے بھی اعلیٰ ہو جائیں، آپ کی باتیں جتنی بھی وزنی ہو جائیں، اگر ان میں سپیلنگ کی غلطیاں ہوں، اگر ان میں گرامر کی غلطیاں ہوں، تو وہ کبھی بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ اپنے کام کو، چاہے وہ جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا ہو، چاہے وہ 2 جملے ہوں یا 2000 جملے ہوں، آپ اپنے لکھے ہوئے کو پروف ریڈ کریں۔ اور پروف ریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے دوبارہ پڑھیں۔ بغیر پروف ریڈنگ کے آپ کی جو کاوش ہے وہ کسی قابل نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے پبلش کروانے کا، کہ جب آپ بڑی کلاسز میں جاتے ہیں یا جب آپ پروفیشنل زندگی میں قدم رکھتے ہیں، یا دوران طالب علم میں اگر آپ اپنی کسی تحریر کو کسی اخبار میں، رسالے میں چھپوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان تمام مراحل سے گزرے ہوں، کہ ان تمام مراحل سے گزرنے کی وجہ سے آپ کی جو تحریر ہے اس میں نکھار آئے گا، اس میں الفاظ کا درست چناؤ بھی ہوگا، اس میں گرامر اور سپیلنگ کی غلطیاں بھی نہیں ہوں گی، اس میں درست حقائق بھی ہوں گے، اور اس میں جو آپ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پورا ہوگا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں نہایت اہم ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی کسی کام کو یعنی چھپوانا چاہتے ہیں، تو یہ پروف ریڈنگ کی کچھ چیزیں میں نے لکھی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کہ جب آپ پروف ریڈ کرنا چاہتے ہیں کسی ڈاکومنٹ کو، تو آپ پہلی مرتبہ اسے آہستہ آہستہ پڑھیے، اور احتیاط سے پڑھیے دیکھنے کے لیے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ کیا پورا ہو رہا ہے یا نہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کیا وہ احسن طریقے سے کہہ پا رہے ہیں یا نہیں۔ یہ مختلف چیزیں ہیں، تو آپ اس کو دیکھیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ میں ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا جب ہم آن لائن ملیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات۔